वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो डे 1 में हम इस चैप्टर का कुछ पोर्शन पढ़ चुके थे, तो आज डे 2 है, ठीक है ना। तो मुझे बताइएगा कि अब क्वालिटी कैसी है, ठीक है ना, पढ़ाने की, राइटिंग की और साउंड की। ठीक है, जो जो एरर होंगे मैं धीरे धीरे दूर करूंगा, ठीक है ना, लेकिन कर जो रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, और ये बात आपको आज नहीं कल समझ आएगी, ठीक है ना। चलो छोड़ो, अब आपके पास देखो बच्चों क्या क्या है। तो हम यहां तक पढ़ चुके थे। एक मिनट, लेट मी टेक अ पेन। ओके, तो तो ये यहां तक हम क्वेश्चन करा चुके थे आपको। आज बारी है यहां से, और ये बुक रीडिंग इतनी हेल्पफुल होने वाली है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब देखो क्या कह रहा है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद करो। ये इस तरह का सिंप्लीफिकेशन कोई नहीं करा सकता, और पता है होगा क्या? अब मेरे इस तरीके को देख के ना बहुत सारे देवता लोग, बहुत सारे भगवान लोग ये तरीका फॉलो करेंगे। मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। पता है इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि उन्हें चाह के ना चाह के उन्हें भी ये सब कंटेंट फ्री में देना पड़ेगा, और यही मैं चाहता हूं, ठीक है ना। ये कि मैं फ्री में दूं या फिर मेरे को देख के बहुत सारे फ्री में दे। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था, याद करो, कि ये जो ईंट होती है, इस ईंट को इस दीवार के लिए क्या मान सकते हो? परमाणु। इस पूरे स्टेंजा में इसी का एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है ना। वो क्या कहेगा कि दीवार किससे मिलके बनी है? ईंट से। ईंट किससे मिलके बना होता है? सॉइल पार्टिकल से। मतलब हर चीज किसी ना किसी चीज से मिलके बनी होती है, लेकिन लास्ट में एक इतनी छोटी चीज जरूर आएगी जिसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता होगा, और उसी को नाम इन लोगों ने क्या दे दिया? परमाणु। क्या नाम दे दिया? परमाणु, ठीक है ना। इसके बाद अब बारी आती है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, पता है, जब हम छोटे थे या आप भी हमारे बराबर हो, ठीक है ना, हमें जब नहीं पता हो ना कि हमें कितना पढ़ना है, तब हमें बहुत दिक्कत होती है। परमाणु का साइज कितना होता है ये आपके पेपर के लिए जरूरी नहीं है, वरना अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते और क्लास 11th आपका सब्जेक्ट होता, तो परमाणु का साइज और परमाणु के नाभिक का साइज आपको याद करना होता, ठीक है ना। अभी जरूरी नहीं है। यहां से आपको इस पूरे आर्टिकल में पता है क्या बता रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि परमाणु का साइज बहुत छोटा होता है। देखो, जैसे होता नहीं है, जैसे आप लोग नहीं कहते कि हमारे ताऊ यार उससे अमीर है, तो हम क्या करते? कंपैरिजन कर रहे होते। तो मान लो मैं कहूंगा ये डॉट है। क्या है? डॉट। इस डॉट के 1 लाख टुकड़े करो। कितने टुकड़े करो? 1 लाख। और उस जो छोटा डॉट आएगा, मैं कहूंगा वो परमाणु है। क्या है? वो परमाणु है। तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ यार, परमाणु बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो देखो क्या कह रहा है, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं, समझे? मैंने इसी तो इसके 1 लाख टुकड़े गए, वरना मैं पता बच्चों को कैसे बताता था? मैं ऐसे कहता हूं, बच्चों एक डॉट लिखो, इसके 1 लाख टुकड़े करो, और ऐसा 1 लाख बार करो। मतलब जो आया एक टुकड़ा, उसके फिर 1 लाख टुकड़े, फिर 1 लाख टुकड़े, ऐसा 1 लाख बार करो। अब जो आएगा वो परमाणु है। बस ये एग्जाम्पल पता मैं क्यों लेता हूं? इस एग्जाम्पल को लेने के बाद बच्चे को चाहे कुछ समझ आए ना आए, बच्चे को ये जरूर समझ आ जाता है कि भाई परमाणु बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। इस पूरे आर्टिकल में यही दे रखा है, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये एक चीज आई, ये याद रख लेना। 10⁹ मतलब होता है नैनो। 1 नैनोमीटर, एनएम, होता है 10⁻⁹ वैसे ही होता है 1 माइक्रोमीटर, वो होता है 10⁻⁶ एक होता है 1 पीएम, पीकोमीटर, वो होता है 10⁻⁻12 एक होता है 1 एफ एम, फेम्टोमीटर, वो होता है 10⁻⁻15 लेकिन आपके पास जो काम के आएंगे वो बस ये दो आएंगे। कौन से? एक नैनोमीटर और एक माइक्रोमीटर, अगर आपके पास काम के आए तो, ठीक है ना। अब देखो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको पर अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि परमाणु का साइज कैसा होता है,
तो त्रिज्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु का इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। ये एक भी याद नहीं करना, ठीक है ना। चलो हटाओ। इसमें से जल का फॉर्मूला याद रख सकते हो, H2O, ठीक है ना। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं। नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर, इंग्लिश में कहते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। तो कह रहे थे परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसे ना के बराबर मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। वही चीज है ना, जैसे मान लो होता नहीं है, आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। मान लो आपके पास इतनी समस्या है कि जॉब लेना है, आपको अपनी लाइफ सेटल करनी है, किसी को अच्छा घर लेना है, किसी को अच्छा कार लेनी है, किसी को अच्छी शादी करनी है। इन सब के बीच में आपके चेहरे में एक पिंपल आ गया और आप वो लड़का। लड़कियां तो एक बार सोच भी सकती है, आप हो एक लड़का। हालांकि समस्या ये पिंपल भी है, लेकिन इन सब के कंपैरेटिवली पिंपल एक लड़के को हो तो उसके लिए समस्या नहीं है। तो वो यही कह रहा है कि जब परमाणु इतना नग्न है तो हम इसके बारे में क्यों सोचते हैं। अब मैं यहीं पे बता देता हूं क्यों सोचते हैं, सुनते रहना। मैं एनसीईआरटी का कंसेप्ट लाइन टू लाइन और उसमें अपना इंप्लीमेंटेशन, अपना कंसेप्ट इंप्लीमेंट कराऊंगा और बहुत मजा आएगा। देखो, जैसे मान लो मैंने कहा ये लोहा है, मैंने कहा ये प्लास्टिक है, मैंने कहा ये कांच है, मैंने कहा ये एल्यूमिनियम है, मैंने कहा ये लोहा है, मैंने कहा ये ग्लास है, मैंने कहा ये प्लास्टिक है, मैंने कहा ये एल्यूमिनियम है। सुनते रहना। अब सबके प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, कोई मजबूत होगा, कोई हल्का होगा, कोई भारी होगा, कोई जंग लग जाएगा, किसी में नहीं लगेगा, किसी के आर पार देख सकते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो एक्चुअल में परमाणु की प्रॉपर्टीज होती है। नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। बस यही चीज सारे आंसर देती है कि परमाणु होते तो बहुत नगण्य है। नगण्य मतलब बहुत छोटे, शायद नगण्य कहते होंगे, जो भी कहते होंगे, बहुत छोटे। लेकिन इन्हीं की प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनके एलिमेंट, इनके तत्व जो बनता है मिलके, जो इनका बड़ा रूप होता है, उन्हीं के गुणधर्म निर्धारित होते हैं। इसीलिए परमाणु को पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। बस यही चीज तो समझनी है, क्योंकि हमारा पूरा विश्व इस परमाणु से बना है। ये तो कंसेप्ट है कि सभी चीज इससे बनी है, चाहे हम उन्हें देख सके या ना देख सके। हम देख सके, जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं ना, तो इसके इंक में भी अगर मैं पेन से लिखता तो जो स्याही छूट रही है उसमें भी एटम ही होते हैं, ठीक है ना। हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों उनका प्रभाव पड़ता है। वही कह रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, एटम पे ही कर रहे हैं। हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों की आवर्धित प्रतिबिंब को दिखा सकते हैं उनमें। आगे ये कह रहा है ना कि हम माइक्रोस्कोप, यहां पे लाइन किसका नाम दे रखा है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से कह रहा है आप तत्वों की सतह पे देख के परमाणु देख सकते हो। ये सिलिकॉन की सतह का इमेज दिखा रखा है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। इमेज दिखा रखी है और ये दिखा रहा है कि इसमें एटम होते हैं, ठीक है ना। आपको याद नहीं करना है, कभी कोई नीला पेन लेके बना रहा हो इसे, ठीक है ना। हट जाओ। अगला अगला हमारे पास आता है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। अब बस मजा आ गया, ठीक है ना। मान लो आपके घर में एक बच्चा, आप हो, आपकी पत्नी है या कोई भी है, एक बच्चा पैदा हुआ आपके घर में। मान लो आपके वहां 11 दिन बाद उसका नामकरण होता है 11 दिन बाद उसका नामकरण होता है। लेकिन 11 दिन से पहले भी तो उस बच्चे को कुछ बुलाते हैं हम बुला देते हैं, बाबू बुला देते हैं, लड़की है तो डोली बुला लेते हैं। डॉली, हाँ। ए यार, डॉली एक बच्ची थी केरल में हमारे साथ, बहुत क्यूट। तो मैं उससे कहता था, अभी नाम आई गया तो मैं बोल देता हूँ, मेरा ही चैनल है, ठीक है ना। वो गाना था दिलबर हो सुना खबर ऐसा करके, तो मैं उसे गाता था। वो अलवर की थी, मैं कहता था अलवर अलवर, और वो हर बार कहती थी अलवर नहीं है दिलबर है, ठीक है ना। चलो मजा आ गया। तो बेबी, डॉली, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन 11 दिन बाद जब उसका नामकरण होगा तो हम फिर उसी नाम से बुलाएंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो हुआ क्या, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तत्वों की खोज होनी शुरू हो गई। अभी भी आपको पता नहीं होगा, अभी भी बहुत तत्व हैं जिनकी खोज हो रही है, हो सकती है या होगी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। हो रही है, हो सकती है या होगी, ठीक है ना।
क्योंकि अभी भी सारी चीजें, अभी भी यूनिवर्स एक्सप्लोर करने के लिए बहुत वास्ट है, ठीक है ना। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का अंततः विशिष्ट अर्थ में किया, अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व का प्रतीक का प्रयोग किया तो प्रतीक उस तत्व के निश्चित मात्रा की ओर इंडिकेट करता था। है बकवास चीज है, ठीक है ना। मतलब डाल्टन जी बकवास नहीं है, ये पैराग्राफ बकवास है। अब मैं समझा देता हूं क्या कह रहा है, सुनते रहना। यही तो मैं कह रहा हूं, ऐसा हो जाए तो कितना आसान हो जाए हर चीज। एक्चुअल में इस पैराग्राफ में क्या रखा है कि यार देखो, मैंने कहा ना 11 दिन तक बच्चे को किसी नाम से तो बुलाएंगे। डाल्टन ने क्या करा, तत्वों को ऐसे सिंबल देने शुरू कर दिए। डाल्टन ने क्या, समझ लो किसी ने भी, जो भी थे, उन्होंने तत्वों को ऐसे सिंबल देने शुरू कर दिए। मतलब डिजाइन जैसे सिंबल, जैसे होता नहीं है हम लोग, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये रेड लाइट है, मतलब सिग्नल है, इसमें रेड लाइट होगी तो आप रुकोगे, ग्रीन होगी तो चलोगे। हमने सिंबल बना दिए। तो ये सिंबल होते थे पहले, लेकिन फिर ये सिंबल फेल हो गए। क्यों? इसकी कई वजह थी, जिसमें से सबसे बेसिक वजह आप ये मान सकते हो कि एलिमेंट इतने ज्यादा मिल रहे थे ना कि सिंबल बना पाना बहुत मुश्किल था और उन्हें याद कर पाना सबसे बड़ा मुश्किल था। अब पारे के लिए ये होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सबके आपको फ्लैग याद है? नहीं होंगे भाई। याद कौन करेगा? अपना याद कर लो, अपने पड़ोसी देश का याद कर लो, और जिस देश से लड़ाई है उसका याद कर लो, बात खत्म। तो ये सिंबल याद करना, मतलब ये डिजाइन वाले सिंबल याद करना मुश्किल थे, ठीक है ना। अब इसके बाद प्रारंभ में तो तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों से दी गई जहां वो, ये क्या हो रहा है, जहां वो सर्वप्रथम पाए गए। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपका जीके में भी बन सकता है और साइंस में भी, कि कॉपर का नाम किस वजह से हुआ? साइप्रस की वजह से, वो जगह होगी वहां की। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण गोल्ड का अंग्रेजी शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पीला। समझे? गोल्ड पीला था, इसलिए उसका नाम गोल्ड लिया गया, ठीक है ना। गोल्ड जो एलिमेंट है, जो धातु गोल्ड है, सोना है, वो पीली थी, इसलिए उसका नाम गोल्ड लिया गया, ठीक है ना। ये सब बकवास है, ठीक है ना। ये सब आपके पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है। अब आते हैं इसकी फुल फॉर्म याद रखना। देखो, मैं कहता हूं मेरा टारगेट या आपका टारगेट सीखना जिस दिन हो जाएगा, आपको कोई नहीं हरा सकता। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। अब आप लोग ये पूछ सकते, इंटरनेशनल, ओहो 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 ओहो, हाँ। अब आप लोग, हिंदी में लिखी हुई है, अच्छा नाम ही नहीं लिखा, चलो छोड़ो। अब आप समझ सकते हो आईयूपीएसी क्या है, मैं बताता हूं। मान लो आपके पास जमीन है और आप बहुत अमीर हो, आपने कहा मैं स्कूल खोलूंगा भाई, और कौन से स्टेट में? दिल्ली में मान लो। तो आप स्कूल जब खोलोगे तो आप स्कूल के एफिलिएशन या परमिशन या फिर उसकी मान्यता किससे लोगे? सीबीएसई से। सीबीएसई के कुछ पैरामीटर होंगे जो चेक करेगा कि आपके स्कूल के अंदर वो सारे पैरामीटर है कि नहीं है, ठीक है ना। और पैरामीटर होंगे तो अप्रूवल दे देगा। वैसे अप्रूवल किसी को रोकते नहीं है, पैसा चलता है। मैं नहीं कह रहा सीबीएसई में चलता है, लेकिन चलता तो है ही, ठीक है ना, क्योंकि बिना पैरामीटर के भी स्कूल हैं गली गली में, ठीक है। छोड़ो चलो, तो स्कूल खोलेंगे, ठीक है ना, तो कौन अप्रूवल देगा? सीबीएसई। इसी तरीके से केमिस्ट्री में कोई भी नई चीज बनेगी, उसको अप्रूवल कौन देगा? आईयूपीएसी। अगर मान लो आपको अपने घर के आंगन में कोई नया तत्व मिला और आपको केमिस्ट्री की नॉलेज है, आपने चेक कर लिया कि नया तत्व है, तो उस नए तत्व को रिकॉग्नाइजेशन भी कौन देगा? आईयूपीएसी। कौन देगा? आईयूपीएसी। तो यानी कि आपको उसका सैंपल आईयूपीएसी भेजना पड़ेगा और वहां से अप्रूवल आएगा, तब जाके उसका नाम लिख सकते हो, जो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इन्होंने कह दिया भाई एलिमेंट के ना ऐसे सिंबल दो, मतलब अल्फाबेट के हिसाब से सिंबल दो। अब आप ये ध्यान दे देना, अभी पूरी टेबल आएगी। हाइड्रोजन का H,
एल्यूमिनियम का Al, ये Al नहीं होता, बस याद रखना अगर दो वर्ड से बनेगा उसका सिंबल, जो दूसरा अल्फाबेट होगा वो कैपिटल नहीं होना चाहिए। जैसे कोबाल्ट का होता है C o, C कैपिटल O नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अल्फाबेट कैपिटल नहीं हो सकते। अगर आप दोनों अल्फाबेट कैपिटल लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कार्बन और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। और आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस यहां पे लिख देता हूं, देखो CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये पिक्चर समझ के मत आ लेना, पता होता क्या है, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि कभी किसी को फ्री नहीं पढ़ाना चाहिए। हालांकि वो भी फ्री पढ़ाती थी लेकिन कहती नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को फ्री पढ़ाते हो ना तो वो आंगनवाड़ी समझता है। आंगनवाड़ी समझते हो कि खिचड़ी आई है तो ले आ, पूरी आई है तो ले आ, दलिया आया है तो ले आ, और जो मन पसंद नहीं आया वहीं फेंक के आई हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट नहीं है, बेहतरीन लाजवाब कंटेंट है। कॉपी में सब लिखना है, पहले तो आप वीडियो देख लो अच्छे से लीड लगा के जैसे भी, उसके बाद एक कॉपी लेके बैठना और सब कुछ लिखना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, सब कुछ लिखना है। ये मत सोचना कि वीडियो यहां है और मैं लिख लूं बाद में कभी देख लूंगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है कुछ भी। चलो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताता हूं। ये एक पॉइजनस गैस है। क्या है? अब सबसे पहले मैं बताता हूं कि पॉइजनस गैस क्यों है और ये कहां से निकलती है। अब देखो सुनना, और ये भी आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है ना। मानो ये आप हो, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है ना, ड्राइंग मत जाना, ठीक है। ये नाक है और ये होठ है ऊपर नीचे वाले। आप यहां से क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन। शरीर के अंदर कौन है? हीमोग्लोबिन, मतलब ब्लड। वो आरबीसी ऑक्सीजन को सारे शरीर के सारे पार्ट्स तक पहुंचा रही है। अब मान लो गलती से आपने कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली CO, तो आरबीसी तो अभी दोबारा आएगा, मतलब आरबीसी को नहीं पता चल रहा है कि ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, कुछ आ रहा है। लेकिन जैसे ही आरबीसी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, मतलब आरबीसी और कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेंगे, इसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड। ये वाला कंपाउंड 300 गुना ज्यादा स्टेबल होता है, 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन वाला। मतलब शुद्ध हिंदी में समझाऊं तो जैसे ही आपने कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर ले ली, उसके बाद क्या होगा, आपके शरीर में जो आरबीसी था वो ब्लॉक हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और मूव नहीं कर पाएगा, मतलब वो फर्दर ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। समझ आया? और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे निकलता है? अनकंप्लीट कंबशन से निकलता है, चाहे किसी भी चीज का। जैसे सुना नहीं आपने कि रात को लकड़ी जलाते, कोयला जलाते तो गेट बंद करके नहीं सोना चाहिए, वो यही कहानी होती है। ये सब बकवास है, ठीक है ना, बकवास नहीं है, मतलब है तो सही। चाहे 9th क्लास का बच्चा हो, चाहे आप KVS PRT के हो, सबके लिए ये सही है। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं तो आपको समझना है ना, ये टेबल याद करनी है, ठीक है ना। यू हैव टू लर्न दिस टेबल। और बहुत आसान है, इतना मुश्किल है। एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, इसका CO, ये सारे याद करने। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे याद करूंगा, कैसे याद करूंगी। मैं जब इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा ना कि ये 9th क्लास का है आपको पता होना चाहिए, ये 8th क्लास का आपको पता होना चाहिए। मैं बेसिक से उठा रहा हूं, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आता। और अगर आपको अपने बाकी के 30 साल की जिंदगी सेट करनी है, आप जैसे मानो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, ओमिक्रॉन के वजह से आप लोगों को तो डर लग रहा है, जिनकी प्राइवेट नई नौकरी लगी है ना, उन्हें डर लग रहा है कि भाई ओमिक्रॉन की वजह से हमें निकाल ना दे, क्योंकि अगर रिसेशन आएगा या फिर ऐसी बंद होगा तो निकाल देंगे नए इंप्लॉयज को। तो लेकिन अगर आप ये सब पढ़ने के बाद एक सरकारी नौकरी ले लेते हो तो 30 साल तक आप तो फिक्स हो गए। तो इतनी बड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलो छोड़ो, मैं कर लूं आपके बदले मेहनत, तनख्वाह भेज दोगे। चलो अगला आता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बहुत अच्छा है। देखो अब मजा आने वाला है इस चैप्टर में, इतना मजा आने वाला है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन बात वही है कि फ्री में मिला हुआ कभी कदर नहीं होती। देखो मैं पैसे नहीं मांग रहा भाई, ठीक है ना, बहुत पैसे होंगे आप पे, ठीक है ना। तो ओके, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है सुनना। अब ना ये सिंबल तो दे दिए, प्रतीक दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, दो गुणधर्म होते हैं।
एक तो होता है परमाणु क्रमांक, मेरा 10th तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद मैंने आज तक हिंदी नहीं पढ़ा। इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, सिंबल होता है जेड। इसको कहते हैं एटॉमिक मास, सिंबल होता है ए। अभी चैप्टर 4 में जब आएंगे ना तब देखना क्या मजा आने वाला है, ठीक है ना। इसी चीज को हम इतना आगे ले जाएंगे कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। पेन चेंज कर लेता हूं, चलो। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब एक चीज समझना, जैसे मैंने कहा एक कंटेनर है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। एक कंटेनर है, खाली है मान लो, या एक लोहे का गेट है, कुछ भी ले लो, मैं कैसे भी समझा सकता हूं। लोहे का गेट है, इसका वजन है 100 किलोग्राम। कितना है? 100 किलोग्राम। मैंने कहा कि लोहा का गेट किससे मिलकर बना होगा? लोहे के परमाणु से। यही कहा ना, हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है। यानी कि जो 100 किलोग्राम वजन है वो सारे परमाणुओं का मिलकर वजन है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इस गेट में जितने भी परमाणु हैं, सारे परमाणुओं का मिलके जो वजन आया वो 100 किलोग्राम है। यानी कि अकेले परमाणु का भी तो कुछ वजन होगा, अकेले परमाणुओं का भी तो कुछ वजन होगा, तो बस उसे ही कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। ये अभी लिख लिया तो अच्छी बात है, ये चैप्टर 4 में इंट्रोड्यूस होगा शायद, ठीक है ना, या इसमें ही होगा तो बताएंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है बताएंगे। तो अभी तक सबको ये पता चला कि परमाणु द्रव्यमान जैसी कोई चीज होती है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि परमाणु का, अगर सब चीज परमाणु से मिलकर बनी है और हर चीज का कुछ ना कुछ भार होता है, तो यानी कि वो भार अल्टीमेटली है किसका? परमाणु का। सही है ना? बस आगे देखते जाओ। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। डाल्टन ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में सबसे ज्यादा बताया था, क्योंकि वो डाल्टन के सिद्धांत में आपने देखा भी था। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व एक अभिलाक्षण परमाणु द्रव्यमान होता है। सही है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात है। डाल्टन के बारे में लिख रहा हम पहले ही 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे हिसाब से पढ़ो, बहुत मजा आने वाला है। चलो, ये तो वैसी है, टेबल के बारे में कह रहा है। हमारे यहां है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी मैंने कहा था ना, ओके, कार्बन और ऑक्सीजन ये भी दिख रहा है। प्रायोगिक तौर पर निरीक्षित किया जाए तो 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन कैसे, देखो ये इसका जो अमाउंट होता है ना, जो मैं बता रहा हूं सुनना, कि 3 ग्राम कार्बन या 4 ग्राम ऑक्सीजन, ये याद नहीं करना होता है, ये याद नहीं करना होता है, इसे समझना होता है। जब हम छोटे थे और हम खुद बुक रीडिंग करते थे तो हम कभी कभी इसे याद कर लेते थे, कभी कभी इसे याद कर लेते थे और हम सोचते थे यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो वो ऐसा भी हो सकता है 6 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन, समझे? वो रेशो होता है, वो याद नहीं करना है, ठीक है ना, अभी कुछ याद नहीं करना है। चलो, अब परमाणु का द्रव्यमान जब आने लगा ना, तो अभी मैंने आपको बताया था बहुत सारे परमाणु आ गए थे। हाइड्रोजन आ गया था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, बेरिलियम और ब्रोमीन, दुनिया भर के थे जो टेबल मैंने बताई। तो हर किसी का अपना परमाणु द्रव्यमान होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन का मान लो हाइड्रोजन का मान लिया, मान लो 1 है, तो यूनिट भी तो कोई होगी, तो यूनिट हो गया यू। क्या हो गया? यू। और यू को कहते हैं यूनिफाइड मास, इंग्लिश में कहते हैं यूनिफाइड मास। अब किलोग्राम तो होगा नहीं, क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम ग्राम में कहां आएगा, ठीक है ना, यू होता है। अब ये यू कहां से आया मैं ये भी समझाऊंगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कुछ भी ऊपर ऊपर से लेके चलेंगे। देखो इस पूरे आर्टिकल में बस ये बता रखा है कि देखो बस यही सब बता रखा है किसका कितना द्रव्यमान होता है, लिखा हुआ है, आपको याद नहीं करना, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। बनाता है क्यों नहीं बनाता? CO2 बनाता है, CO बनाता है, H2O बनाता है, NO2 बनाता है, दुनिया भर के बनाता है, ठीक है ना। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। मतलब देखो CO2 में आ जाओ, ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी आप याद करोगे 16, 16 दूनी 32,
पूर्णांक नंबर, ये बकवास चीजें, ठीक है ना। अब आते हैं कि ये ना, अब ये वाली चीज बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये जो दिखा रहा है ना ये वर्ड, अब इस पूरे स्टैंजा को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो मैं यहां तराजू में समझा देता हूं, देखो सुनना। अब ये यूनिफाइड मास का कंसेप्ट कहां से आया? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके गली में कबाड़ी वाला आया या कोई भी आया, उसके पास तराजू में बट्टा नहीं है। बट्टा मतलब जो वेट होता है 1 किलो 2 किलो का। तो कई लोगों ने देखा है ईंटों से वेट बना रखा होता है कंपैरिजन करके। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूं, कहानी पढ़ाई से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है बकवास चीजें। एक राजा था, उसका हाथी था। राजा ने कहा भाई मेरे हाथी का वजन तोलना है, और जिसने तोल लिया भाई उसको करोड़ों अरबों रुपए दे दूंगा, लेकिन कंडीशन यही है कि ना तो मेरे हाथी को पीटना है, और ना ही मेरे हाथी को मारना है, और ना ही मेरे हाथी को कोई कुछ भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी है किसी भी तरह की। तो सब डर गए भाई, कैसे तराजू में चढ़ाए हाथी को? अपने आप थोड़ा चढ़ेगा, और तराजू में चढ़ेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो एक आदमी था, यह अकबर बिरबल की कहानी है, उसने कहा मैं तोल लूंगा। उसने क्या करा, हाथी को बड़ी सी नाव में हाथी को बैठाया, और 3-4 आदमी बैठे, हाथी के लिए खाना रखा उसमें, और लेके पानी में गए, और साथ में एक दूसरी नाव लेके गए जिसमें, चलो एक ही नाव लेके गए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा, हाथी को पानी में जहां तक नाव डूबी थी, गहरी थी, निशान लगा दिया, वापस लाए बोट को, हाथी को उतारा, बाकी सारा सामान वैसे ही रहने दिया, और फिर बोट को दोबारा लेके आए, और एक दूसरी बोट में पत्थर लेके आए, फिर एक एक करके पत्थर हाथी वाली बोट में डालना शुरू किया। जब निशान तक आ गया पानी, फिर उसके बाद गए, सारे पत्थरों को तोला, नाव को नहीं, सारे पत्थरों को तोला, आदमियों को तोला, और जो भी सामान था नाव में सबको तोला, और वही हाथी का एग्जैक्ट वेट है। यानी कि उन्होंने क्या करा, कंपेयर करा, दो चीजों को कंपेयर करा। इसी तरीके से यहां पे ये आर्टिकल क्या समझाता है, सुनना। देखो क्या बता रहा है, एक तरबूज के इन्होंने 12 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 12। उस 12 में से एक टुकड़ा उठाया और ये एक टुकड़ा 2 टमाटर के बराबर है, किसी के बराबर है, फल के बराबर है। तो कंपेयर बना दे कि एक तरबूज का टुकड़ा बराबर ही है। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, कार्बन जो होता है ना, कार्बन, अभी आप पढ़ोगे कई एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को बच्चों कहते हैं समस्थानिक, जो कि यहां लिखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं ना, मैं बिल्कुल बेसिक, आइसोटोप्स होते क्या, देखो वैसे तो ये देखा गया कि हर एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का एटॉमिक मास मान लो कुछ और है, बोरोन का एटॉमिक मास मान लो कुछ और है, सबका अलग अलग है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। लेकिन जब एलिमेंट की खोज होने लगी ना, तो कई एलिमेंट, मानो उन्हें 3 एलिमेंट मिले जिनकी सारी प्रॉपर्टी कार्बन की तरह थी। किसकी तरह थी? सारी प्रॉपर्टी, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर सब कुछ कार्बन की तरह था, लेकिन उनका द्रव्यमान अलग था। इसका द्रव्यमान 12 था, इसका द्रव्यमान 13, इसका द्रव्यमान 14। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? उन्होंने क्या देखा, तीनों एलिमेंट इन्हें मिले हैं, इनके जो स्ट्रक्चर कह लो या जो भी कह लो प्रॉपर्टीज, सारी की सारी कार्बन की तरह थी, लेकिन इनका द्रव्यमान अलग था। तो ये साइंटिस्ट फंस गए भाई कि अब करे क्या, क्योंकि और तुम्हें पता नहीं है, साइंटिस्ट फंसते नहीं है, वो मोड़ देके खूबसूरत छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कह दिया भाई ऐसा जब भी होगा तो इन्हें कहेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के आइसोटोप्स। ऐसे हाइड्रोजन में भी होता है, 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होता है, एक का द्रव्यमान 1 होता है, एक का 2 होता है, और एक का 3 होता है। इन तीनों को भी कह दिया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे औरों के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है आप अगर केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, रिसर्च में जाओ तो आप कोई एलिमेंट ढूंढ लो, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। उसके लिए मैं फोर्स नहीं करता, ठीक है ना। चलो देखो, अब इस आर्टिकल में क्या कह रहा है मैं समझाने की कोशिश करता हूं वर्ड टू वर्ड, फिर आपको मैं समझाऊंगा अपनी लैंग्वेज में, और आप कहोगे मजा आ गया, लेकिन कहोगे ही नहीं आप। यद्यपि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। अब इन्होंने कहा, जैसे अभी तरबूज वाला एग्जांपल देखा ना, एक तरबूज का टुकड़ा 2 फल के बराबर है। ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब है कि जिसको भी 2 फल तोड़ने हो वो एक तरबूज का टुकड़ा तोड़ ले, यही स्टैंडर्ड है।
और कैसे तोड़ ले एक तरबूज का टुकड़ा, एक तरबूज के बराबर 12 हिस्से करने के बाद एक वही हिस्सा। इसी तरीके उन्होंने कहा कि कार्बन का जो C12 है, मैंने बताया ना कार्बन के आइसोटोप होंगे, तो ये वाला जो है इसको यूज करा गया कैसे, स्टैंडर्ड के रूप में। स्टैंडर्ड समझते हो ना, जिसे हर जगह इस्तेमाल करेंगे। सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया, सभी ने इसको स्वीकार किया। अगला, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक रूप में मान लेते हैं। मतलब अब देखो, ये C12 कार्बन है, इसके भी कितने टुकड़े किए, 12 टुकड़े किए। उसका जो अकेला टुकड़ा है, इसको इन्होंने क्या मान लिया, परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में मान लिया। मतलब एक टुकड़े को परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो आप समझना, अगर ये C12 कार्बन है, C12 कार्बन समझे, इसका द्रव्यमान x है, कितना है x, नापा होगा कुछ ना कुछ, XU, U इसकी यूनिट है। तो इसको किससे भाग करूंगा, 12 से। इसको इन्होंने किससे भाग कर दिया, 12 से। और अब जो आएगा उसे नाम दे दिया 1U। क्या नाम दे दिया, 1U। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है ना, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे 1U की डेफिनेशन कहां से आई है, तो ये पूरे आर्टिकल में दे रखा है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कोशिश की और आपको समझ आया। नहीं आया तो कमेंट में बोलना, मैं दोबारा इस वाले को समझा दूंगा। देखो, किसी तत्व के सापेक्षिक द्रव्यमान को उसके परमाणु द्रव्यमान के कार्बन के भाग करने पर इतना आता है। अब देखो समझना, जैसे मान लो इसी तराजू का एग्जांपल ले लो। यहां पे आपने किताबें रखी और आप नापना चाहते हो किताबों का वजन कितना है, तो यहां पे आप बट्टे रखोगे किलोग्राम के, चेक करोगे, यानी कि किताबों को किससे कंपेयर कर रहे हो, इन वेट से, है ना। इन्होंने कह दिया भाई जिसका भी परमाणु द्रव्यमान निकालना हो ना, उसको C12 के औसत द्रव्यमान से भाग करोगे। यहां पे एक वर्ड आ गया, हर वर्ड को समझना होता है। अब ये औसत द्रव्यमान क्यों आ गया, अब ये समझना है। अच्छे से पढ़ोगे ना तो पूरा समझ आएगा। अब एक चीज समझना, आप में से किसी को मैंने कहा, मान लो मैंने आपको कहा कि भाई आपके 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने परसेंट थे। आपने कहा सर 92% थे, आपने कहा सर 62% थे, आपने कहा सर 75% थे। तो क्या आपके हर सब्जेक्ट में 92% थे? नहीं। आपने मुझे क्या बताया, ओवरऑल बताया, एवरेज बताया। क्यों बताया, क्योंकि किसी में कम था और किसी में ज्यादा था। इसी तरीके से कार्बन के 3 आइसोटोप का अलग अलग द्रव्यमान है, और जहां पे भी एक से ज्यादा द्रव्यमान या एक से ज्यादा डाटा होता है तो उसे कहते हैं औसत। क्या कहते हैं, औसत निकालते हैं। जैसे आप बाइक चला के यहां से जयपुर गए तो पूरे रास्ते आपकी बाइक कम ज्यादा होगी, लेकिन आप जब पहुंचोगे तो आप ये देखोगे कितनी दूरी थी और कितना समय लिया, और स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस बाय टाइम, और आप मान लो आ गया 80, तो आप कहोगे सर मैंने एवरेज 80 की स्पीड से बाइक चलाई। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, इसीलिए औसत 80 होता है। अब ये देखो, इसने एक टेबल दे दिया आपको कि कुछ द्रव्यमान आपको याद करना है, सारे याद करने, ठीक है ना। हमने तो साइंस स्ट्रीम से पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसके बाद बैचलर और उसके बाद मास्टर्स भी साइंस स्ट्रीम से करी है, ठीक है ना। तो हमें तो पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद है, और जो साइंस स्ट्रीम का उसे पता होगा। ग्रुप 1 ग्रुप 2 यहां से चलता रहेगा, फिर यहां से क्या आएगा, याद करो, बताओ, 13 14 15 16 17 18, याद आया। फिर यहां पे बीच में लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड भी आते हैं, इन्हें एस ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक। तो आपको इतना नहीं करना, बस आपको ये टेबल याद करनी है, और इसके बाद और थोड़ी टेबल आएगी, वो टेबल याद करनी है। अब आते हैं यहां पे, ये मजेदार चीज है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में होते हैं। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं चाहता ही था कि मैं अणु बता दूं, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है ना वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे समझना, आप सबकी बात करते हो जनरली लड़कों की, लड़कियों की भी बात कर सकते हो। आप स्कूल, आपका ये स्कूल है, आप पहले दिन गए तो आप अकेले होते हो, अकेले स्कूल से आते हो, अकेले स्कूल जाते हो। लेकिन अगर मैं 1 साल बाद की बात करूं तो आपके पास अपनी गैंग होती है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, आपका एक ग्रुप होता है। तो आम भाषा में समझ सकते हो कि जब आप अकेले थे तो परमाणु थे, जब आप गैंग में आ गए तो क्या बन गए, अणु। तो बस आड़ू नहीं अणु। ओ यार, मैंने बचपन में एक बार आड़ू लिख दिया था हर जगह अणु को, मुझे इतनी पिटाई हुई जिसकी कोई हद नहीं। तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो
सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। तो जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का सिंबल है O, ये ऑक्सीजन अणु परमाणु है, सॉरी क्या है, परमाणु, एटम। अब ये जब 2 ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, O2, इसे कहेंगे ऑक्सीजन का अणु। 3 ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो O3, इसे कहेंगे ऑक्सीजन का अणु। इसका नाम होता है ओजोन, ओजोन परत सुनिए ना आपने। और इसका नाम होता है ऑक्सीजन गैस, जो आप सांस ले रहे हो और जिसकी वजह से जिंदा हो। इसी तरीके से अकेला N लिखूंगा तो नाइट्रोजन, N2 लिखूंगा डाई नाइट्रोजन। इसको कहते हैं परमाणु, इंग्लिश में कहते हैं एटम। इसको कहते हैं अणु, और इंग्लिश में कहते हैं, ओ देख फिर अणु हो गया, अणु मतलब मॉलिक्यूल। अब सबसे पहली बात ये हमारे दिमाग में आने लगे कि भाई अणु बनते क्यों हैं, होते क्या है वो अलग बात है, अणु बनते क्यों हैं तो वो भी बताया जाएगा। सुनना, जैसे इस स्कूल वाले एग्जांपल को याद रखो। आप ग्रुप में क्यों आते हो, क्योंकि आपको ग्रुप में कंफर्टेबल रहता है, होमवर्क लेने में आसानी रहती है, आपको दोस्तों के साथ आने जाने में मजा आता है और मदद कर सकते हैं वो आपकी, ठीक है ना। ऐसी अकेला परमाणु अस्थायी होता है। क्या होता है, क्यों होता है, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाऊंगा। अगर मेरी सारी क्लास देखोगे तो आप कुछ बनो ना बनो, आप में से आधे तो 9th-10th साइंस पढ़ाना शुरू कर दोगे, ठीक है ना, और जिंदगी भर काम जरूर आएगी। अस्थायी होता है, अस्थायी मतलब अनस्टेबल, मतलब वो अकेला रह ही नहीं सकता, इसीलिए वो अणु बनाता है। अब अकेला क्यों नहीं रह सकता, इस बात को मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास आता है अणु के बारे में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम अणु से स्टार्ट करेंगे और बहुत मजा आने वाला है, और ये कारवा बहुत अच्छा होने वाला है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। पता है मार्केट में क्या होता है, मार्केट में आजकल पिक्चर का जैसा चल रहा है कि वो एक ट्रेलर दिखा देंगे धांसू, ठीक है ना, और पिक्चर के लिए रख देंगे टिकट। और जब आप ट्रेलर में पसंद आई जाएगा, ओह ये है ट्रेलर, आपको पसंद आई जाएगा तो पिक्चर का टिकट तो आप खरीदोगे। मैं नहीं कह रहा कि पेड कोर्स बेकार है, अच्छा, लेकिन मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूं, और इसको आंगनवाड़ी मत बना देना। आई रेस्पेक्ट आंगनवाड़ी, हर काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन आंगनवाड़ी इन द सेंस कि ये मत सोचना कि ये चीजें बेकार हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं और आप नहीं किसी के काम जरूर आएगी। थैंक यू।